अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचा। 14 मार्च 2026 है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने से सिर्फ 7 दिन दूर है, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब हम अब एटम बम गिराएंगे ईरान के ऊपर, और ग्राउंड फोर्सेस तो वहां पे जा ही जा रही हैं। लेकिन अजीजा ने मन, ये जो बातचीत हो रही है ये तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज ही अगर आप इसको कहें तो वो भी गलत नहीं होगा कि ये जो जंग है इस वक्त ईरान की और अमेरिका और इसराइल की और पूरे खित्ते के अंदर जारी है, इसका एंड गेम जो है वो कोई मिसाइल या बॉम्ब नहीं है। ये बात आपने समझनी है। इस जंग का एंड गेम एक दरवाजा है। जी हाँ, एक दरवाजा जो ग्रेनाइट के पहाड़ के अंदर जाके खुलता है। ये ग्रेनाइट का पहाड़ कौन सा है? इसको पिकैक्स माउंटेन कहते हैं, जो इस वक्त आपको नजर आ रही है यहां पे। और इस दरवाजे के पीछे वो यूरेनियम पैदा की जा रही है जो सिर्फ 7 दिन बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकती है। तकरीबन 16 के करीब ईरान उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बना के उसको फायर कर सकता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 200 किलोग्राम 60% इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, और अगर उसे सिर्फ एक हफ्ता और इनरिचमेंट मिल जाए तो 7 से 11 न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिकन इंटेलिजेंस कहती है कि उसके लिए काफी है, खुद मानते हैं वो। और इंडियन इंटेलिजेंस कहती है कि ऑलरेडी इनरिच यूरेनियम हो चुकी है, 16 के करीब वो बना सकते हैं बॉम्ब। और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इस बात की कंफर्मेशन दी है अमेरिका को आसिम मुनीर के जरिए, दामाद के जरिए, हमारी इतलात के मुताबिक, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर फौरी हमला किया गया है। ये गिला अमेरिकन इंटेलिजेंस करती है साथ साथ। अब ईरान के पास तकरीबन लगभग ये 200 केजी जो 60% इनरिच यूरेनियम है, और उससे अगर चलो ठीक है बाकी सब छोड़ दो, कंजर्वेटिव एस्टिमेट में 7 से 11 बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। और वो मटेरियल अब नतंज के पास पिकैक्स माउंटेन जो आपको नजर आ रही है, इस माउंटेन्स के अंदर छुपा दिया गया है, और 100 मीटर ग्रेनाइट के नीचे छुपाया गया है। यानी दुनिया का सबसे पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब भी इस तक नहीं पहुंच सकता। यह बात आपने जहन में रख लेनी है अमेरिका के पास जो है। और इसी वजह से अब इस जंग का अगला मरहला जो है वो हवा के अंदर इस वक्त उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि ये अब जो गप चल रही है वो ये है कि जमीन के ऊपर ये जंग नहीं होगी, अब ये जमीन के अंदर जंग जाएगी। ठीक है। ईरान के न्यूक्लियर काउंटडाउन की जब आप बात करते हैं तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके डाटा के हिसाब से ईरान के पास जो है वो इस जंग से पहले ही 440 किलोग्राम से ज्यादा 60% इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद था। और अमेरिका और इसराइल के स्ट्राइक के बाद अंदाजा यह है कि लगभग 200 किलोग्राम अभी भी सेफ है उनके पास। और अगर इसे 90% तक इनरिच कर दिया गया तो यह मटेरियल मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए काफी होगा। और इसीलिए अमेरिकन इंटेलिजेंस वार्निंग दे रहा है कि ईरान सिर्फ जो है वो 7 दिन दूर है वेपन्स ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट से। और ये यूरेनियम पिकैक्स माउंटेन जिस तरह मैंने आपको बताया है वहां पे रखा गया है, और ये एक बाकायदा तौर के ऊपर एक ग्राउंड कॉम्प्लेक्स है। इसको अगर आप सर्च करेंगे PICKAXE पिकैक्स माउंटेन तो आपको बहुत डिटेल इसकी मिल जाएगी पिकैक्स माउंटेन की। ये अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली ग्रेनाइट के बेडरॉक के अंदर ये बनाया गया है। रीइंफोर्स्ड टनल्स है इसके अंदर, कंक्रीट जो है उसके अंदर जो है वो उन्होंने होल्स बनाए हुए हैं, टनल्स के अंदर टनल्स बनाई हुई हैं, और उसके ऊपर शील्ड्स बनाई हुई है बाकायदा तौर के ऊपर। ठीक है। और मल्टीपल टनल एंट्रेंसेस है, कोई एक नहीं है कि आप उसको ब्लॉक कर देंगे तो बंद हो जाएगा। और ये फैसिलिटी ईरान में फर्दो और नतंज के स्ट्राइक के बाद भी एक्सपैंड कर गई है, कम नहीं हुई। बात समझें, ये उसको बॉम्ब करके भी कामयाब नहीं हुए। यानी ईरान ने ये लेसन सीखा है इन पुरानी जंगों में कि बॉम्ब की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। वो लिमिट्स क्या है, उन्होंने उन लिमिट्स से नीचे जाके काम शुरू किया हुआ है। अब अमेरिका का सबसे ज्यादा पावरफुल बॉम्ब भी अगर उसको आप यहां पे देखें तो वो इस सूरत हाल के अंदर कमजोर है। ठीक है जी। अमेरिका का सबसे ज्यादा पावरफुल बॉम्ब है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ठीक है। और तकरीबन उसका 30,000 पाउंड उसका वजन है टोटल, और पेनिट्रेशन कैपेसिटी अगर आप उसकी देखो तो वो 200 फीट जमीन के अंदर जाके
बंकर बस्टिंग भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो पिकेक्स माउंटेन आपको नजर आ रही है जिसके अंदर इनका न्यूक्लियर आर्सनल है, इस पिकेक्स माउंटेन में यूरेनियम 328 फीट नीचे है ग्रेनाइट के। यानी बॉम्ब की रीच जो है अमेरिका के वो 200 फीट है और टारगेट की रीच 328 फीट है और बीच में गैप है 128 फीट। ये 128 फीट का गैप ही है जो इस वक्त दुनिया को जो है एक न्यूक्लियर ब्रिंक के ऊपर उसने लाके खड़ा कर दिया। और अब ये कहते हैं अमेरिका के यार हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना ही फेंकना है। और ये कह रहे हैं कि जी एक हम फेंकेंगे, यहां पे फेंकेंगे, आबादी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन एक फेंकने के बाद जो इंटरनेशनल एनालिस्ट है वो कहते हैं कि इसके बाद रशिया की मजबूरी बन जाएगी अंदर आना और चाइना की मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, अब जो ट्रंप है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूक्लियर वार्निंग अपनी तरफ से तो दे दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं जनाब के इस कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक वार्निंग तो उन्होंने जो है वो दे चुका है। स्ट्रेटेजिक वार्निंग उसने कहा है कि अगर कन्वेंशनल ऑप्शन फेल हो जाता है तो अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन कंसिडर कर सकता है। ये बातचीत हो रही है यहाँ पे। लेकिन यह सबसे डेंजरस चीज ये है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो ये जंग खत्म नहीं होगी, ये और ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी अजीजान मन, और हम आखिरी सांस तक फिर लड़ेंगे। मतलब इट विल बी एंड ऑफ वर्ल्ड ना, आर्मेगेडोन वाला काउंटडाउन तो आर्मेगेडोन शुरू हो जाएगा। जो फाइनल बैटल है, आर्मेगेडोन क्या है कि गुड और इवल की जो फाइनल बैटल है वो आर्मेगेडोन है। वो फिल्म बनी थी, उस फिल्म को छोड़ें, उसको आप सर्च करें आर्मेगेडोन को, तो मतलब इसका ये कि फाइनल बैटल फॉर गुड और इवल, उसके तहत ये लड़ा जाएगा मामला फिर, और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब ये जो ट्रंप का न्यूक्लियर वार्निंग है, ये आप देखें कि ये किसी तौर भी इसीलिए इसके ऊपर बातचीत की जा रही है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब अगर हमने आखिरी सांस तक लड़ना है तो रशिया और चाइना दोनों के लिए भी जो है वो ईरान का कोलैप्स या ईरान का मुकम्मल खात्मा किसी तौर भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि देखिए अब चलो ठीक है, इसको भी छोड़ दें, आप न्यूक्लियर फॉलआउट की बात करते हैं कि अगर न्यूक्लियर फॉलआउट हो जाता है तो फिर क्या होगा। बेतहाशा जो है ईरान आज के दिन में भी 5 जो है उन्होंने एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग प्लेन सऊदीया में खड़े खड़े उन्होंने जो है वो उनको हिट किया है। तो अगर तो ये न्यूक्लियर ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं तो उसका नुकसान न्यूक्लियर ऑप्शन का फॉलोआउट होता है जी। सबसे पहले फॉलोआउट सबसे ज्यादा जो की अलाइज हैं अमेरिका के, अपने बेसिस अमेरिका के, वो यूएई के अंदर है। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और कुवैत, इनके ऊपर फॉलोआउट आएगा जी। इन्हीं के होटलों के अंदर रह रहे हैं अमेरिकन भी आके, अपने बेसिस छोड़ के, उनकी फैमिलीज भी रह रही हैं। ये सब कंट्रीज अमेरिका के क्लोजेस्ट अलाइज हैं। और अगर ये अपना तेल का जो पेट्रो डॉलर है वो अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर ना लगाएं और उनकी टेक रेवोल्यूशन के अंदर ना लगाएं तो अमेरिका की गेम ओवर है फिर। और इनका जियोग्राफी अगर आप देखो तो जाहिर बात है कि आप अगर ईरान के ऊपर बम गिराते हैं तो उसका रेडियो एक्टिव फॉलोआउट जो है अजीजा नेमन, वो पूरे की पूरी गल्फ रीजन के ऊपर होगा। और उस रेडियो एक्टिव फॉलोआउट की वजह से लोग भी मरेंगे, इकोनॉमी भी तबाह होगी, और कोई पहले बार वहां पे कोई नहीं जा रहा तो उसके बाद भी कोई नहीं जाएगा। ये कोई छोटी मोटी अगर आप इसको समझे कि यार नहीं कोई बात नहीं, बम मार दिया तो सारी गेम ओवर हो जाएगी, तो बम मार के गेम ओवर नहीं होगी। आप देखें इसका फॉलोआउट सिर्फ ईरान पे नहीं है, इजराइल तक पहुंचेगा, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, और अगर बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर तक है। और अगर जो यहां पे इंटेलिजेंस असेसमेंट है कि जनाब उनके पास ऑलरेडी बम पड़े हुए हैं, उन्होंने जवाब के अंदर अगर एटॉमिक बम मारा या रशिया इन्वॉल्व होता है, रशिया या यूके को वार्निंग दे रहा है, तो पूरी दुनिया फिर आ जाएगी इसके अंदर। पर्शियन गल्फ का एक जो है हवा और पानी जो है उसके जरिए भी स्प्रेड होगा न्यूक्लियर फॉलआउट। यानी न्यूक्लियर वेपन अगर यूज होता है तो सबसे पहले शॉकवेव और फॉलआउट अमेरिका के अपने अलाइज को हिट करेगी। ईरान को तो लग गया तो कह रहे हैं हमारा तो, हमने तो डिफेंड करना ही नहीं है, मारो हमें। ये कह रहे हैं हमने सब कुछ मार दिया, कहते हैं मारो। उनकी स्ट्रेटेजी काउंटर अटैक की है। कल मेरा लाइव स्ट्रीम अगर आप देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अब यहां पे आके वो कहते हैं कि जी नहीं, आपने जापान से भी शिप्स मंगवाई जा रही है, अमेरिका जापान से भी शिप्स मंगवा रहा है और मरीन्स की डिप्लॉयमेंट कर रहा है, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। 5000 मरीन्स की डिप्लॉयमेंट की जो है वो बातचीत की जा रही है वहां पे। अब प्रॉब्लम ये है कि पेंटागन, ठीक है, ये एक ऑप्शन एक्टिवेट पेंटागन ने किया है, यूएसएस ट्रिपोली को डिप्लॉय किया गया है, और इस शिप के ऊपर 31st मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स का लगभग 2500 मरीन इस वक्त है, और साथ में F-35B स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर्स हैं, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, रैपिड असॉल्ट यूनिट्स हैं। लेकिन ये मरीन हॉर्मज पेट्रोल के लिए नहीं भेजे जा रहे, इनका मिशन कुछ और है अजीजा नेमन। रियल मिशन जो है वो यूरेनियम को कैप्चर करना है, हॉर्मज को खोलना नहीं है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो तबाह बर्बाद हुई हुई है इस वक्त। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को नहीं खोलना इनका प्रॉब्लम। अब अगर बॉम्ब यूरेनियम तक नहीं पहुंच सकता,
न्यूक्लियर बॉम्ब की भी लिमिटेशन है, यूरेनियम तक इनके बॉम्ब नहीं पहुंच सकते। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है कि स्पेशल फोर्सेस का मिशन जो है वो किया जाए। और मिशन का प्लान कुछ इस तरह है कि हेलीकॉप्टर इंसर्शन, हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे। ओसामा बिन लादेन को उठाया था एबटाबाद में पीएमए के बिल्कुल साथ, याद है? ये उस कहते हैं वो हमने मिशन कर लिया था, एबटाबाद वाला मिशन इनके जो है वो, जो इनको सबसे इससे पहले मिशन है वो इतना बड़ा मिशन था, ये उससे भी बड़ा मिशन है। हेलीकॉप्टर अंदर आएंगे, MH-47 चिनोक आएंगे, डेल्टा फोर्स इनकी आएगी, सील टीम 6 इनकी जो है जो टॉप एलीट टीम है वो आएगी, और न्यूक्लियर डिसबैंडमेंट टीम्स है, डिसेबलमेंट टीम्स है इनकी, वो आएंगी। और ये टीम्स टनल के अंदर जाएंगी, फिजिकली बॉम्ब नहीं कुछ कर सकता, सिंगल फाइल मूवमेंट के अंदर जाएंगी, क्योंकि टनल्स इतने तंग हैं, इतने नैरो हैं कि लोग साथ साथ भी नहीं चल सकते, एक एक बंदा सिर्फ चल सकता है, इसलिए वो इतना डीप ले गए इन टनल्स को, ठीक है। और कम्युनिकेशन रेडियो से हो नहीं सकता, क्योंकि जो है वो ऊपर से जितने भी सैटेलाइट के सिग्नल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सिग्नल अंदर नहीं जाते। ऑपरेटर्स के पास जो है वो सप्रेस्ड राइफल्स होंगी, और थर्मल ब्रीचिंग चार्जेस होंगे, ऑक्सीजन पैक्स होंगे, रेडिएशन के जो है वो डोजीमीटर होंगे, और टनल के एंड के ऊपर जो है वो मिलेंगे जाके कंटेनर्स, नीचे जाके 328 फीट, जिनमें वो यूरेनियम होगा जो सिर्फ 7 दिन दूर है न्यूक्लियर वेपन बनने से, वहां पड़े पड़े, ठीक है। ये टाइम रिलेटेड होता है, किसी आप फिजिक्स वालों से पूछेंगे, उनको अच्छी आती है, वो आपको बताएंगे। तो लेकिन यूं कहते हैं कि यार हम ऑपरेशन कर लेंगे, एबटाबाद में भी हमने जाके ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन कर लिया था, जिसके लिए फौज ने स्पेशल कॉर्डन लगाया था, फौज ने पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी यूएस आर्मी को, और इन्होंने खुद जो है कर्नल इकबाल बेली जो इस वक्त सैन डिएगो के अंदर रहते हैं, अमेरिका के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस के, उन्होंने बाउंटी ली थी कोई $25 मिलियन की, और वो वहां पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने खुद बताया था, एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी, फैसिलिटेशन दी थी, और उसके बाद जाके सदर को बताया गया था, यही जरदारी सदर था, और जनरल कियानी को कहा गया था कि चुप करके बैठना है, सिर्फ हम ये काम करें, क्योंकि ओबामा ने इलेक्शन दोबारा जीतना था, और अब ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में जीतना है, तो ये ऑपरेशन अगर करते हैं तो फिर लोग जो अंदर बैठे हैं वो कहते हैं कि भाई क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, तुम जो गेम डालना चाह रहे हो वो गेम यहाँ पे नहीं डाली जा सकती। क्यों नहीं डाली जा सकती? क्योंकि तुम लोग जो है वो एबटाबाद की बात करते हो, अमेरिकन एबटाबाद की बात करते हो, एबटाबाद मिशन भी स्पेशल फोर्सेस के लिए डेंजर जरूर था, लेकिन भाईजान पिक एक्स माउंटेन की तरह, वहां भी एबटाबाद जाते हुए अफगानिस्तान से आए थे, माउंटेन्स थी, लेकिन वो माउंटेन पिक एक्स माउंटेन की तरह नहीं थी। पिक एक्स माउंटेन जो है वो ज्यादा खतरनाक है। एबटाबाद में क्या था? एक कंपाउंड था, एक टारगेट था, एक रात थी, बस मुक गई। पिक एक्स माउंटेन के अंदर 100 मीटर तो ग्रेनाइट लगाया हुआ अगलों ने, फिर मल्टीपल टनल्स खोदी हुई अगलों ने जाके बेतहाशा, और उसके बाद जो है डिफेंस की पूरी पूरी यूनिट्स बैठी हुई है फैसिलिटेशन के लिए नहीं। पाकिस्तान की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने वहां पे जाके जो है वो कॉर्डन लगाया था जब अमेरिकन आए थे, और उनका एक हेलीकॉप्टर भी गिर गया था वहां पे, और वो हेलीकॉप्टर उनको वापस किया था, उसका मलबा वापस किया था इनको। इतने ताबेदार हैं ये। यहां पे तो आगे से वो लड़ेंगे आके, मल्टीपल टनल्स के अंदर वो लड़ेंगे। और इस वक्त जो उनकी डॉक्ट्रिन है वो मोज़ेक डॉक्ट्रिन है ईरान की। 31 इंडिपेंडेंट ऑटोनमस मिलिट्री कमांड्स चल रही हैं। तो आप अगर पाकिस्तान का GHQ उड़ा दो, एक जनाब चीफ उड़ा दो, सारा का सारा निजाम पलट जाता है, ठीक है। उनका ये सिस्टम नहीं है, 31 इंडिपेंडेंट कमांड है, और ये वो मिलिट्री सिस्टम है जो सेंट्रल कमांड के बगैर भी फाइट करता रहेगा, इनके साथ करेगा, ठीक है। इसलिए वेनेजुएला मॉडल यहां पे कामयाब नहीं हुआ, और अल्टीमेटली ये सप्लाई चेन की वॉर है अजीज अलीमन, और इस वक्त एक खामोश वॉर जो है सप्लाई चेन के ऊपर चल रही है। अमेरिका एडवांस्ड वेपन के ऊपर डिपेंड करता है, बॉम्ब मारेगा, जहाजों से आएगा, एयर सिक्योरिटी है, रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर डिपेंड करता है। एडवांस्ड वेपन अजीज अलीमन किससे बनते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट से बनते हैं एडवांस वेपन, ठीक है जी। और रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर जो है वो मोनोपोली किसकी है? सप्लायर कौन है सबसे बड़ा दुनिया में? चाइना। ये तो बनेंगे जब बनेंगे। फिलहाल अब देखें इनके जितने भी अमेरिका के वेपन हैं उसके लिए इनको जो बड़ी तेजी के साथ एक्सपैंड हो रहे हैं। अमेरिका ने रोजाना के हिसाब से कोई जंग के पहले 6 दिनों में $25 बिलियन का सिर्फ एम्युनिशन साड़ दिया है, और अभी उनके पास कमी हुई है, तो उनको रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए दोबारा बनाने के लिए, मजीद रिप्लेनिशमेंट करने के लिए। उसमें डायस्प्रोसियम होता है, टर्बियम होता है, गैलियम होता है। ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। रडार एरेज जो होती हैं, स्मार्ट बॉम्ब्स है ना, रडार एरेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जेट इंजन्स के एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन के पास सिर्फ 2 महीने का रेयर अर्थ एलिमेंट का रिजर्व बचा है इस वक्त।
आसिम मुनीर देगा इनको, हाँ आपके ख्याल में है? उसके पास अपना कुछ नहीं है, पल्ले नहीं, तेलाक कर दी मेला मेला। चाइना के कंट्रोल के अंदर 90% ग्लोबल प्रोसेसिंग है। रेयर अर्थ एलिमेंट तो कहीं से भी आप उठा लो, उसको प्रोसेस करनी असल गेम है, और 90% प्रोसेसिंग चाइना के पास है। यानी अगर बीजिंग चाहे तो अमेरिका की वॉर इंडस्ट्री को वो चौक कर सकता है, ठीक है। और चोक की जहां बात है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इस वक्त ऑलरेडी चोक हुआ हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के ऊपर ये सारी गेम हो रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के ऊपर जो टंगी हुई है इस वक्त। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की अगर आप गेम की बात करते हैं तो इस वक्त पेंटागन का एक और रिस्की प्लान भी वो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जनाब हॉर्मज स्ट्रेट के आइलैंड को उन्होंने कहा हम कैप्चर करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा दिया चाइना को आप खुद इन्वाइट कर रहे हो कि आ जाओ इस जंग के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यह कि मिडिल ईस्ट वॉर प्लानर्स ने कई दहाइयों जो है इस जंग की तैयारी की है, एस्टिमेट्स किए हैं हॉर्मज कंट्रोल करने के लिए। ये 20 साल से 35 साल से पाकिस्तानियों को भी बिठा के, हर किसी को बिठा के, गल्फ कंट्रीज को बिठा के ये वॉर गेमिंग अमेरिका के अंदर कर रहे हैं। पाकिस्तानी वहां जाते हैं, वहां पे वॉर गेमिंग करने जाते हैं। आपका डीजीआईएसआई वहां पे वॉर गेमिंग यही करके आया हुआ है। जब ये मेजर था उस वक्त से वॉर गेमिंग कर रहे हैं, इनकी भी इनपुट लेते हैं, तुम बताओ कि हम क्या करेंगे। यार आप लोग 30 साल से एक ये काम कर रहे हो, और अब हॉर्मज को कंट्रोल करने के लिए 6000 आपको तकरीबन मरीन चाहिए, और ये सिर्फ 2500 भिजवा रहे हैं। और ईरानियन माउंटेन से अगर ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड को और मिसाइल और ड्रोन कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक वहां से कर सकते हैं, तो ये लैंडिंग फोर्स जो ये भेज रहे हैं ये डे और नाइट बम्बारमेंट के अंदर आ सकती है, और अपने ही बम्बारमेंट के अंदर आ सकती है। अपने फ्रेंडली फायर में 3 तो F-35 ही अगर आ चुके हैं, आपको पता ही है। तो इसलिए कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि ये प्लान जो है ये गैम्बल है इस वक्त, और कुछ भी नहीं है जो सदर ट्रंप का प्लान है कि बम मार देंगे, बंदे भेज देंगे, एक्सपीडिशनरी फोर्स भेज देंगे। लेकिन पीछे 7 दिन बचे हैं उनके बम में भाई एक्टिवेट होने के अंदर। 7 दिन के अंदर इन्होंने जो भी करना है वो करना है, नहीं तो उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो ये कहेंगे हम जंग जीत गए और इनको पैकअप करना पड़ेगा। नहीं तो जंग मेरे और आपके खत्म होने तक यहां पे जारी रहेगी, आर्मागेडॉन, ठीक है। अजीजन में जैसे दुनिया एक बहुत ज्यादा डेंजरस क्रॉस रोड्स के ऊपर है। ईरान का यूरेनियम का पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है, उनका यूरेनियम पिकैक्स माउंटेन के अंदर, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं। और वो पिकैक्स माउंटेन जो है वो किसी किस्म का इनका बॉम्ब जो है वो इस तक नहीं पहुंच सकता, और इंस्पेक्टर्स का भी एक्सेस जो है वो भी नहीं दिया गया इस वक्त, ठीक है। और डिप्लोमेसी कोलैप्स हो चुकी है, ठीक है। और बॉम्ब अगर गिराया जाएगा या नहीं, सवाल यह है एटॉमिक बॉम्ब, क्या अमेरिका न्यूक्लियर एस्केलेशन करेगा या फिर कुछ अपने जो सोल्जर्स हैं उनको भेजेगा ग्रेनाइट के पहाड़ के अंदर और उस दरवाजे तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस जंग का जो एंड है वो मिसाइल से नहीं, इस जंग का एंड होगा जब कोई उस पहाड़ का दरवाजा खोलेगा जो इस वक्त बंद है। और दरवाजा खोल के आगे से क्या मिलेगा ये मिस्ट्री है बहुत बड़ी। तो ये हमको शायद लग रहा हो इस वक्त अपनी अपनी जिंदगियों में रहते हुए कि नहीं ये तो बहुत दूर की जंग है, लेकिन ये आपके घर के अंदर पहुंचेगी जंग। अगर ये मजीद जिस तरह सदर ट्रंप न्यूक्लियर बॉम्ब की जो धमकियां दे रहा है और वो चला देता है तो उसके बाद फिर आपके घर भी ये चुप होने वाला तो नहीं है। ईरान तो चुप करने वाला नहीं है, और वो ये भी कैलकुलेट करके बैठे हुए कि हिट करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर क्या होगा ये आप सोच लें। बहरहाल इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, मैं आपको इसकी रिपोर्ट करता रहूंगा इसके बारे में। और ये बड़ी मेरे ख्याल में हमारी और आपकी एक रोजमर्रा की जो जिंदगी दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हैं उसको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है और मजीद करेगी। राशनिंग के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों की सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। डूम्सडे सिनेरियो मिल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, जो मेरी एज के लोग हैं वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ा होता नहीं देख सकेंगे, खत्म हो रही है दुनिया, इस तरह की बातचीत है। लेकिन पहले तो सिर्फ ये किताबी बातें लगती थी, कंस्पिरेसी थ्योरीज लगती थी। लेकिन जितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज आज तक हम सुनते चले आए हैं वो हकीकत बनना शुरू हो गई हैं। अगर कोई शक है तो आज के दिन का पहला वीलॉग टाइम निकाल के देख लीजिएगा कि ह्यूमन इंसानों को रोबोट बनाने के लिए चिप लगा के किस तरह क्या प्लानिंग इस वक्त की जा रही है और चलाया जा रहा है काम। कंस्पिरेसी थ्योरी लगती थी ना एक जमाने में, इट इज अ रियलिटी नाउ। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।